नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा घनी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, सफलता की कहानी तो आपने आज तक बहुत सुनी है। बहुत कम लोगों की असफलता की कहानी सुनी है और आज मैं आपको बताऊंगी मेरी असफलता की कहानी। 2013 से लेकर 2021 तक की कहानी, जिसमें मैं लगातार असफल रही। ये कहानी सुनाने का मतलब मेरी लाइफ स्टोरी सुनाने का एक ही मकसद है। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास में बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, मोस्टली आफ्टर कोरोना, कि मैडम वैकेंसी नहीं आ रही, या मैडम हमारे इतने नंबर नहीं बन रहे, हम बहुत स्ट्रेस में हैं। आप खुद भी मेरे हर एक वीडियोस के नीचे कमेंट कर सकते हो, सुसाइडल थॉट्स वगैरह, स्ट्रेस, डिप्रेशन, है ना। क्योंकि ना मतलब आप लोग या तो पढ़ते हो या फिर सोशल मीडिया यूज़ करते हो। सोशल मीडिया पढ़ने का जो रिजल्ट है वो हमें इतनी जल्दी आसानी से मिल नहीं पाता। दूसरा, आप यूज़ करते हो कोई सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे जो आप इन्फ्लुएंसर्स देखते हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आपको लगता है कि यार कितनी अच्छी लाइफस्टाइल है, कितना सक्सेसफुल है, कितना बढ़िया जी रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आरएएस हो, चाहे वो मतलब छोटी सी कोई यूट्यूब स्टार हो, या फिर सोशल मीडिया के कोई इन्फ्लुएंसर हो, सबको देख के आपको ऐसा लगता है कि यार बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है ऐसा। दुनिया में जितने भी दुख हैं वो हमारे हैं, है ना। ये सोच के फिर आप में और भी नेगेटिविटी और भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि यार जितने भी आप ये जो सक्सेसफुल पर्सन देख रहे हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनको बिना असफलता के सफलता मिल गई हो। लेकिन हर एक मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत सारी असफलताओं का सामना करना पड़ता है। और मैं तो ये कहूँगी कि मेरी पूरी ही असफलता की कहानी मैं बता रही हूँ, कि मेरी पूरी आरएएस की जर्नी। अब तक मैंने एक वीडियो बनाया था फेलियर से फर्स्ट ग्रेड तक की जर्नी, जिसमें मैंने कि कैसे मैं फर्स्ट ग्रेड बनी वो आपको बताई थी। उसमें उस टाइम मेरे पास में इतने ज़्यादा मतलब संसाधन, क्या माइक नहीं था, संसाधन तो अभी भी उतना ही है, माइक नहीं था तो आवाज़ क्लियर नहीं थी। तो आरएएस की जर्नी अलग से सेपरेशन मैंने कभी शेयर नहीं की थी, मतलब सेपरेट शेयर नहीं की थी। तो मैंने सोचा आज शेयर करते हैं। बहुत सारे वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी आते हैं कि आरएएस वाली जर्नी भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने कहा था कि जब मेंस का मतलब फाइनल मेरा रिजल्ट आ जाएगा तब मैं आरएएस की जर्नी शेयर करूँगी। और फाइनल रिजल्ट मेरा क्या आया और क्यों मैंने अब तक आरएएस की जर्नी शेयर नहीं करी थी, इस जर्नी को मैं यही नाम दूंगी कि मेरी असफलता की कहानी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से मतलब स्कूलिंग से। वैसे तो मैं फर्स्ट ग्रेड वाले वीडियो में आपको ज़्यादातर चीज़ें बता चुकी हूँ, फिर भी मैं हमेशा से पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थी। ये नहीं कह सकता कि बहुत इंटेलिजेंट थी और ये भी नहीं कह सकते कि मैं डफर थी। ठीक है, एवरेज की मतलब 10th में मेरे 70%, 69 पॉइंट कुछ थे, 12th में मेरे 77 थे, फिर ग्रेजुएशन में मेरे 70 थे लगभग, और इतने ही एमए में थे मेरे, कि मतलब 69 पॉइंट कुछ ऐसे एमए में परसेंटेज थे। तो हमेशा से मतलब एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। ये नहीं है कि पढ़ाई में ध्यान नहीं था, पढ़ाई में ध्यान था, पढ़ाई भी करते थे, बट मतलब 8 सब्जेक्ट थे तो इतनी ही परसेंटेज बनती है, इट्स ए नॉर्मल परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद में रही बात ड्रीम की, कि क्या मैंने शुरू से ही आरएएस बनने का सपना देखा था। तो देखो, जब बचपन होता है तो बचपन में तो मेरा सपना था एक्ट्रेस बनने का, है ना। जब लोग गुड्डे गुड़ियाओं से खेलते थे मेरे साथ वाले बच्चे, तो हमेशा मैं कांच के सामने खड़ी होकर खुद को मतलब एक्टिंग करती रहती थी। ठीक है, पर मम्मी पापा भी बड़े ऐसे सोचते रहते थे कि इस लड़की में ये गुण आए कहाँ से, मतलब ये कहाँ से सीख दिया। और उस ज़माने में इतना मतलब ठीक है, एक टीवी था, टीवी के अलावा और उसमें भी बहुत कम लाइट वगैरह आती थी, मैं इतना मतलब टीवी भी नहीं देख पाती थी, फिर भी पता नहीं क्या था। लेकिन वो सब बचपन की बातें थी, क्योंकि गांव मतलब हम प्रॉपर गांव में रहते थे और गांव में ऐसा कुछ माहौल मिल नहीं पाता कि आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सको। ठीक है, धीरे धीरे बड़े हुए, समझ में आने लगा, कॉलेज में जाने लगे। और कॉलेज में जब हम कॉलेज में थे तो हमारे 2 कजिन्स, मतलब बड़े पापा के 2 बच्चों का, एक दीदी और एक भैया, दोनों का सिलेक्शन हुआ आरएएस में। और जब दीदी, सबसे पहले दीदी बनी थी, जब दीदी आरएएस बनी तो फिर है ना, सपना ये हो गया कि अब हमें भी आरएएस बनना है। हमारा सपना हुआ ना हो, घर वालों का सपना हो गया कि अब तो सारे बच्चों को आरएएस बनाना है। सारे बच्चों को मतलब छोटा सा एक बार फैमिली में आपको मतलब जॉइंट फैमिली है हमारी। बड़े पापा के 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां, और उनमें से बड़ी दीदी और बड़े भैया आरएएस बन चुके थे, और एक दीदी और एक भैया बाकी थे। और जो बीच वाले पापा हैं, मतलब ताऊ जी हैं मेरे, उनकी 2 बच्चियाँ हैं, उनमें से एक मेरे साथ थी जो प्रिपरेशन कर रही थी। और मेरे पापा जो सबसे छोटे हैं, उनके 3 बच्चे हैं, 2 मैं और मेरे से बड़ी बहन और छोटा भाई था। तो दीदी भी आरएएस की प्रिपरेशन और मैं भी आरएएस की प्रिपरेशन, इस तरह से फैमिली थी। तो जब बड़े भाई और बहनों का सिलेक्शन हुआ
तो फिर घर वालों को ये होने लगा कि बाकी बच्चों को भी अब RS ही बनाना है। अब हमने चाहे सपना देखा नहीं देखा, पर उन्होंने देख लिया। और मीडियम क्लास की फैमिलीज़ में यही होता है कि माँ बाप का सपना ही बच्चों का सपना होता है। हमने भी देख लिया, क्योंकि उस टाइम जब दीदी बनी थी तो बड़े इंटरव्यूज़ गाँव में सम्मानित करना, और जहाँ जहाँ मतलब प्रोग्राम हो रहे हैं हर जगह बुलाया जाता था, तो कि हाँ यार मतलब ऐसा बनना तो है ना, इस तरह से सपना देख लिया। ठीक है, अब हम रहते थे गाँव में, और जो मतलब जो पहले बड़े भाई बहन बने थे वो थोड़े मतलब वो हमेशा से सिटीज़ में रहे हैं, तो हम मतलब वो एक साथ पढ़ाई नहीं हुई हमारी, तो इतना ज़्यादा मतलब फ़ोन के थ्रू या फिर कभी जब हम मिलते थे तभी हमारा कांटेक्ट होता था, मतलब साथ में बैठ के नहीं पढ़े कभी, बात ये थी। ठीक है, अब हमारे पास में सोर्स क्या था कि हम कैसे बने, सपना तो देख लिया बनना है 2012 में ग्रेजुएशन होने के बाद में कि भाई बनना है, अब बनना कैसे है ये नहीं पता। जब पापा और को बोलते थे, पापा और बोलते कि गाइडेंस लो, भैया से लो, दीदी से लो। अब गाइडेंस के नाम पे ठीक है कि उस टाइम पे ना तो सोशल मीडिया था कि आपकी तरह यूट्यूब चैनल देख लें और उसको देख के बन जाएं, या फिर हमारे पास तो एक गाइड भी नहीं थी, इवन ये भी नहीं पता था सिलेबस निकलवाना होता है क्या, सिलेबस होता है और उसी में से चीज़ें आती हैं, कौन सी किताबें पढ़नी है, किताबों के क्या नाम है, कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, अब उस टाइम पे क्या होने लगा कि भैया दीदी से भाई गाइडेंस लिया कि क्या बनना है। अब भैया दीदी ने कि अब भाई शुरुआती बच्चों को वो भी फ़ोन पे किताब बता सकते हैं, उन्होंने बोला कि ल्यूसेंट पढ़ लो, राजस्थान पढ़ लो, लक्ष्य राजस्थान पढ़ लो, और इन दोनों को रट लो। और हम भी शुरू हो गए कि ल्यूसेंट और लक्ष्य राजस्थान। ऐसा नहीं है, मतलब उस टाइम बचपना था, इतना ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आता था, पर ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई नहीं करते थे, हम पढ़ाई बहुत करते थे। ल्यूसेंट और लक्ष्य राजस्थान दोनों के लग गए हम कि जीके के नाम पे हमारे पास ल्यूसेंट थी और राजस्थान के नाम पे हमारे पास लक्ष्य थी। हमने रूम सेट कर लिया, मैं, दीदी और एक कजिन मतलब पूजा, तीनों जने साथ में पढ़ते थे। हमने रूम सेट कर लिया, हमने पूरा रूम एकदम राजस्थान से भर भर के मानचित्र वगैरह, नोट्स वगैरह बना बना के लगा दिए। यूँ मानो कि हमने राजस्थान लगभग रट लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी तैयारी होती है। पहली प्री आई थिंक 2013 में फॉर्म आए थे, 13 में ही लगी थी, मेरे को डेट्स इतनी ज़्यादा याद नहीं रहती, बट पहली उस टाइम की प्री होती थी। तो अब आती है एग्ज़ाम देने का टाइम। अब हमारी होती है 2013 की पहली प्री, जो शायद 2013 में ही लगी थी। अब प्री में भी भाई साहब माहौल ऐसा होता है कि पूरे गांव में हम पहले बच्चियाँ थी जो RS की प्रिपरेशन कर रही थी। भाई तो छोटा था उस टाइम पे, गांव से जो हम पहली बच्चियाँ थी जो प्रिपरेशन कर रही थी, पूरे गांव वालों को पता था कि ये लड़कियाँ RS की तैयारी कर रही है। और हमारे मम्मी पापा इतने भोले थे कि सबको बता भी देते थे कि हमारी बेटी तो RS की तैयारी कर रही है, RS बनेगी, RS बनेगी। उन लोगों को मतलब इतना पता ही नहीं होता था कि बच्चों में कितना स्ट्रेस आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता था, सेंटर कहाँ आना होता था, सेंटर आना होता था जयपुर। तो हम लोग जाते थे जयपुर एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले जैसे जयपुर जा रहे हैं, और जयपुर में हमारे मतलब सारा परिवार हमारा वहीं रहता था। बड़े भाई बहन भी हैं, जो बन चुके हैं वो भी हैं, बड़े पापा, बीच वाले पापा। जैसे पहली रात हमारी बढ़िया वाली, ऐसे मतलब घबरा जाते थे यार कि पापा और भी पूछते थे कितना पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया, सिलेक्शन तो हो जाएगा ना, तैयारी करते हो ना, ऐसा ही तो टाइम पास नहीं करते। फिर मतलब वो तो जस्ट नॉर्मल चेक करते थे, बट बच्चों पे तो प्रेशर आ ही जाता है। उसके बाद में हम क्या कि एग्ज़ाम देने जाते तो पहले से कि भाई सेंटर किसके कहाँ कहाँ है, पहले घर वाले सेंटर चेक करके आते कि कौन से एरिया में है, क्योंकि उस टाइम इतना जयपुर भी नहीं जानते थे। उसके बाद में क्योंकि हम और दो बड़े पापा के बच्चे, ऐसे 4-5 बहुत सारे बच्चे होते थे एग्ज़ाम देने वाले RS की, तो सुबह पहले जल्दी उठाया जाता, खाना वाना बनाती बड़ी मम्मी, जाने से पहले तिलक विलक निकाला जाता, आरती फारती उतारी जाती। घर वाले भी यूँ कि माँ दादाजी के मतलब हमारे दादा दादी जो है वो एक्सपायर हो चुके थे, तो उनके भी धोख वो खा के जाओ, और ये सब मतलब बड़ा प्रोग्राम चलता है कि हम ना कोई युद्ध करने जा रहे हैं। और माहौल घर में ऐसा हो जाता है कि युद्ध हार के आ गए ना भाई साहब। अब पांच बच्चे जा रहे हैं एक ही घर के, और कोई सा भी हार गया ना तो उसकी हालत क्या होने वाली है, इंसल्ट क्या होने वाली है, वो खुद ही अपने आप समझ सकता है। ठीक है, अब हम इस तरह से जाते थे। और फिर सेंटर पे भी एक जने को मतलब पापा लेके जा रहे हैं, दूसरे को चाचा लेके जा रहे हैं, तीसरे को बुआ का बेटा कोई साथ में खड़ा है, कोई मतलब मामा का बेटा साथ में खड़ा है। इस मतलब हर एक सेंटर के बाहर की भाई बच्ची आएगी तो ठीक है उसको लेना है। इस तरह से मतलब बड़ा मेले वाला माहौल होता था। अंदर से ना डर तो ऐसे ही हो जाता था कि यार ये क्या है, उनकी अपनी कंसर्न थी मम्मी पापा की, उनके अपने चाव थे, और हम गए एग्ज़ाम देने के लिए। अब यहाँ पे सिर्फ मैं मेरी स्टोरी बताती हूँ। ठीक है, अब पहला एग्ज़ाम 2013 में दिया। पढ़ा क्या हुआ था, ल्यूसेंट और लक्ष्य राजस्थान। तो ल्यूसेंट आपको पता बहुत ज़्यादा वाइड आती है, इतना कुछ याद होता नहीं है। तो और लक्ष्य राजस्थान मतलब पहली बार ही तैयारी शुरू करी थी तो फिर भी ठीक ठाक याद हुई थी, पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा राजस्थान आती थी। ठीक है, तो ठीक ठाक पेपर हुआ, पेपर दे दिया और ठीक ठाक पेपर हुआ और हम आ गए, मतलब निकले बाहर। तो वही पापा और के
कैसा पेपर हुआ कैसा पेपर हुआ। तो हम भी उस टाइम पे बच्चे थे, अच्छा हुआ पापा मस्त हुआ है ना। और फिर की भी तो उस दिन तो मिलानी नहीं है, फिर गाँव आ जाते थे और फिर मतलब की वगैरह भी इतना नहीं जानते थे क्योंकि मोबाइल ही नहीं था इतना उस टाइम पे, तो इतना नहीं समझ आता था। ठीक है, फिर जब रिज़ल्ट आया तो पता चला कि फेल है, नहीं हुआ सिलेक्शन। अब नहीं हुआ तो मतलब कि ठीक है, पापा और तो पापा क्योंकि हमारे 2 भाई बहन बन चुके थे तो पापा और को तो लगता था अपने बच्चे तो फेल ही नहीं होंगे, है ना। लेकिन हमने फेल वाला बता दिया उनको मैंने कि हाँ फेल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके सारे बच्चे एक बार में ही बन जाते हैं। ठीक है, फेल हो गए। अब फेल होने के बाद में दुख तो हुआ, लेकिन ठीक है कि पापा और ने भी मम्मी और ने भी और मैंने खुद ने भी कि फर्स्ट अटैम्प्ट था, ठीक ठाक से नंबर थे, इतना भी कम नहीं थे कि जैसे कट ऑफ मान लो 65 गई है तो 56 57 58 ऐसे कुछ नंबर थे, इतने ख़राब नंबर भी नहीं थे। तो कि फर्स्ट अटैम्प्ट था, बिना तैयारी के, इतनी ज़्यादा कोई खास तैयारी नहीं थी, अच्छा था, कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे। ठीक है, अब 2014 आ गया, हम वहीं घर पे बैठे हैं और फिर से आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपको पता है आरएएस की वैकेंसी कितनी लेट आती है और हमें पता भी नहीं वैकेंसी कब आएगी, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम 2014 हमने यूँ ही घर पे निकाल दिया, बीच में नेट की एग्ज़ाम दे ली, नेट की मैंने भी सिलेक्शन भी हुआ। फिर हम लोग क्या कि भाई उस टाइम थोड़ा बाहर निकल गया था तो भाई ने जोर लगाया कि हमने भी जोर लगाया, पापा यार बाहर भेजो, हॉस्टल भेजो, कोचिंग वोचिंग दिलाओ, ऐसे कैसे पढ़ सकते हैं। तो पापा ने हमें बाहर भेजा, मतलब कि हॉस्टल गए हम 2015 में पहली बार। ठीक है, अब जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है 2015 में क्या हुआ था, हम हॉस्टल गए और हॉस्टल जाके मतलब हम पहले तो एडजस्टमेंट में बड़ी दिक्कत आई शहर में जाके, क्योंकि गांव के निकले हुए कभी शहर इतना देखा ही नहीं था। ठीक है, और फिर है ना मतलब कोचिंग वोचिंग ढूंढी, जो सबसे सस्ती कोचिंग होती है वहाँ एडमिशन लिया, क्योंकि बहुत पैसे भी नहीं हुआ करते थे। हमने कोचिंग शुरू कर दी। कोचिंग हमने सिर्फ फ्री की शुरू करी थी कि ठीक है पहले अभी जयपुर आए हैं, फ्री के लिए कोचिंग ले लेते हैं, फिर आगे का आगे देखेंगे, क्योंकि अभी तो प्री पास नहीं हुई। फिर हुआ ये था कि 2015 में वही वैकेंसी 13 वाली, जैसे 13 वाली वैकेंसी थी, पेपर लगा, फिर पेपर का रिजल्ट आया, फिर उस वैकेंसी में क्या शायद घपले हुए थे या कुछ हुआ था, मतलब पेपर लीक कर दिया था, तो वही शायद वैकेंसी दोबारा लौट के आई 2015 में। और 2015 में फिर से प्री का पेपर लगा। हमने 6-7 महीने की कोचिंग उस टाइम ले ली थी और हम ना मतलब कोचिंग में जो पढ़ाते थे उसको बड़े ध्यान से पढ़ते थे, नोट्स बनवाते थे, बड़े ध्यान से पढ़ते थे आके। मतलब ये रूटीन होता था हमारा, सुबह 7 बजे कोचिंग के लिए निकलना है और 1:30-2 बजे शायद कोचिंग छूटती थी। फिर हम आते थे, खाना खाते थे, सो लेते थे और फिर शाम को हम जो भी कोचिंग में पढ़ाया उसको रिपीट करते थे। हर संडे को हम टेस्ट देते थे, मतलब जो भी कोचिंग वाले पढ़ा रहे थे ना उसको हम रट रहे थे इस तरह से। ठीक है, हमने मतलब अच्छी तैयारी करी थी, क्योंकि उस टाइम पे इतना जयपुर जानते नहीं थे, तो कहीं हॉस्टल से कभी बाहर भी नहीं निकलते थे, मूवी वगैरह पिक्चर वगैरह कुछ नहीं उस टाइम पे, तो है ना, मतलब शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं, क्योंकि एक ही मकसद था आरएएस बनना, है ना, था बचपना, इतना ही पता था कि जो पढ़ाया सर ने वो पढ़ लो और उससे बन जाएंगे आरएएस। ठीक है, अब 2015 में पेपर हुआ और इस बार तो भाई साहब और भी थोड़ा सा गर्म माहौल था। माहौल गर्म क्योंकि पहली बार लड़कियां गांव से बाहर निकली हैं, पूरे गांव को भी पता है, पहली बार शायद हम गांव की लड़कियां थी जो हॉस्टल में रहने गई थी स्पेशल पर्टिकुलर विशेष तैयारी के। पहली बार गाँव की लड़कियां आरएएस की प्रिपरेशन कर रही थी, रिश्तेदारों का भी दबाव था कि भाई उनकी लड़कियाँ तो हॉस्टल में रहती है, प्रिपरेशन कर रही हैं, देखो अब सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, इस तरह से और भी ज़्यादा दबाव था। और क्योंकि घर वालों ने पैसे भी लगा दिए थे, वही कोचिंग भी दिलवा रहे थे, खर्चा भी दे रहे थे, ऑब्वियसली खुद पे भी प्रेशर था। और हम गए एग्ज़ाम देने और हम प्री की एग्ज़ाम देने गए और जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम दे के आए, ठीक ठाक सा पेपर, मतलब पेपर तो नहीं पता चलता यार वहाँ पे तो, है ना, मतलब प्री का पेपर मतलब हार्ड ही आते हैं आरएएस के पेपर। हम पेपर दे के आए और जैसे कि ठीक है, ठीक ठाक सा हुआ पेपर और आके हमने की भी मिला ली और देख लिया कि हाँ भाई ठीक ठाक सा हो रहा है, मतलब नंबर पिछले कट ऑफ से हमारे ज़्यादा जा रहे थे। तो पापा को फ़ोन करके बोल दिया कि पापा सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे ठीक ठाक नंबर है ना, लेकिन फिर भी ऐसे बाउंड्री पे सही थे, ऐसे बहुत ज़्यादा सही तो नहीं थे, मतलब हो जाना चाहिए, ऐसे दुआ मांगते रहते थे कि यार इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं चली जाए, इतने बन रहे हैं, भगवान करा देना, ये करा देना, वो, है ना, ऐसे सोचते रहते थे। ठीक है, देखते देखते जैसे एग्ज़ाम दे के घर चले गए और घर जाने के बाद में जैसे कि 1-1.5 महीने बाद में रिज़ल्ट आया तो हम पास हो गए, मतलब मैं भी पास हो गई। ठीक है, प्री में पास हो गए, मैं पहली बार प्री में पास हुई। भाई घर में तो शानदार माहौल। अब तो पापा ने सोचा बेटी तो आरएएस बन गई है, अब तो कोई रोकने वाला ही नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे तो रुकते ही नहीं है ना किसी स्टेप पे। बस एक बार प्री की देर थी, पिछली बार तो बच्चे कच्चे थे, इस बार तो प्री पास कर ली, कोचिंग में दिला दी, अब तो बच्चे रुकने ही नहीं है। और हमने भी यही सोचा कि रुकने ही नहीं है। ठीक है, अब हम हॉस्टल आए और 3 महीने मिले, 3 या 4 महीने मिले थे उस साल एग्ज़ाम देने को। ठीक है, ऐसे था, दिसंबर में तो रिजल्ट आया था, आई थिंक मई जून में एग्ज़ाम लगी थी। ठीक है,
2016 की बात है ये, है ना। तो उस टाइम एग्ज़ाम लगी थी, तो हम लोग क्या एग्ज़ाम देने के लिए मतलब अब यार ठीक है प्री पास कर ली, राजी हो गए, अब हम पढ़ें क्या, मतलब मेंस के लिए हम पढ़ें क्या, हमें तो सिलेबस भी नहीं पता था मेंस का, ठीक है, क्यों इतने दिन तो हमने प्री की तैयारी करी थी। अब हम क्या सोच रहे हैं कि अब हम कोचिंग गए, हमने सर को बोला सर मेंस की कोचिंग करा दो, तो सर ने बोला कि बेटा 3-4 महीने, मतलब 3 महीने में ही एग्ज़ाम थी, बोले 3 महीने हैं, इतने से दिन में मेंस की कोचिंग नहीं हो सकती, और तुम तो क्या करो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस किया करो और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा करो। अब आंसर राइटिंग तो भाई जानती ही नहीं है होता क्या है, लिखा ही नहीं कितने दिन से, तो कहाँ से करेंगे। तो फिर हमने क्या किया, हमने कहा भाड़ में जाने दो यार, जो कोचिंग के नोट्स है ना अब तक जो पढ़े थे वही पढ़ लेते हैं, फिर लिखना ही तो है, इनमें से ही तो लिख देंगे, हड़बूजी तो पढ़ना है, इनमें से पढ़ के लिख देंगे, ठीक है। और हमने वही नोट्स पढ़ लिए, एक दिन भी रिटर्न की प्रैक्टिस नहीं करी, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब एक शब्द भी नहीं लिखा, लेटर वेटर थोड़े बहुत ऐसे लिख के चिपका दिया दीवारों पे कि हाँ ये देख लिया ना बेटा, ऐसा ही लिखना है एग्ज़ाम में। इस तरह से हम मेंस की प्रिपरेशन करने लगे, ठीक है। 3-4 महीने मिले और हमारी मेंस लगी, मेंस देने हम लोग गए, जून में मेंस थी, वो भी हमारी शायद 2016 ही होगी आई थिंक, है ना, डेट्स बहुत कम याद रहती है बट शायद 16 ही थी। मेंस देने गए हम लोग और मतलब कुछ भी नहीं आ रहा था, ये मानो कि ऐसे ऐसे लग रहा था कि बहुत कुछ नहीं आ रहा, मतलब जैसे 50 क्वेश्चन है ना, उनमें से 20 या 25 ही आते थे, उससे ज़्यादा नहीं आते थे, बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के भी आते थे, बहुत सारे क्वेश्चनों में कुछ भी आंसर लिखा। लेकिन एक घटना और बताती हूँ मेंस के टाइम की। हुआ क्या कि मेंस में जब मेरा सेंटर जहाँ पे था ना, वहाँ पे ही मतलब एसटीएम की चेकिंग में ड्यूटी लगाते हैं, और मेरी बड़ी बहन की ड्यूटी थी, मतलब जो मेरी कज़िन बनी थी 2012 में बनी थी दीदी, उनकी ही ड्यूटी थी वहाँ पे, ठीक है। अब यार बड़ी बहन चेकिंग के लिए आ रही है और मेरे रूम में भी आई दीदी, और मैं पता क्या सोच रही हूँ, उस ज़माने में मतलब इतनी बुद्धि, अभी भी बचपना था, इतनी बुद्धि नहीं आई थी कि यार दीदी आ रही है यार, एक टाइम पर हमें भी इस जगह पर पहुँचना, इतना तो मैं सोच नहीं पा रही थी। मैं क्या सोच रही थी बच्चों की तरफ, भगवान दीदी मेरा पेपर नहीं देख लेनी तो सोचेगी मैंने लिखा क्या है, भगवान बस मेरे पास नहीं आ जाए, मेरा पेपर नहीं देख ले, मेरे पास नहीं आ जाए, मेरा पेपर नहीं देख ले, ये सोच रही थी मैं, नहीं तो यहीं कान के नीचे लगा देगी, ठीक है। वो घटना भी हुई थी, मतलब एग्ज़ाम से ज़्यादा चिंता ये थी कि दीदी जो चेक करने आई है वो नहीं चेक कर ले मेरा पेपर, ठीक है। ये हुआ 2016 वाले मेंस में, और हम लोग मतलब ठीक है दे दी मेंस, और मेंस का रिजल्ट आया और जो एक्सपेक्टेड था बिल्कुल वही हुआ कि हम लोग फेल हो गए, ठीक है। अब फेल तो हो गए, लेकिन पता है आपको इस बार फेल होने का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 318 नंबर आए थे, मेरे को याद है आज भी, है ना, 318 नंबर आए थे, और जो पासिंग मार्क्स थे वो थे 345, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं थी, 10 मतलब इतना जितना पीछे था शायद 345 या 35 इतना ही कुछ था। तो मतलब हम क्या खुश हुए थे, है ना, कि यार पहला अटैम्प्ट है मेंस का, और बिना किसी तैयारी के मेंस दिए एक तरह से, क्योंकि प्री के लिए ही पढ़ा था हमने, मेंस के लिए तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, और इतने शानदार नंबर आए, मतलब दुख नहीं हो रहा था फेल होने का, मतलब अच्छा लगता था, वाह यार हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, बिना पढ़े इतने नंबर ले आए, पढ़ लेंगे तो कितने ले आएंगे सोचो। इस तरह से पापा और को भी बताया तो बड़ा खुश होकर बताया, पापा आपको पता है फेल, मतलब फेल का तो चलो बता ही दिया, फेल तो हुई हूँ लेकिन नंबर पता है आपको इतने नंबर आए, अब सोच लो कि मैं पास हो जाऊँगी तो कितने नंबर आएंगे, ये वो ऐसे करके वो अटैम्प्ट भी गया। अब लेकिन ठीक है कि अरे इसमें बड़ा नुकसान है कि एक बार जो वैकेंसी आ जाती है उसको पूरा होने में बड़ा टाइम लगता है, और हमारे पास में अब 2017 आ चुका था और हमारे पास में 16 लास्ट था या 17 शुरुआत थी, हमारे पास में नई वैकेंसी भी नहीं थी करने को, मतलब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ठीक है जब तक नई वैकेंसी नहीं आती, क्योंकि हॉस्टल में रहते थे, इतनी पढ़ाई नहीं होगी, एक काम करते हैं कि ना मेंस की कोचिंग ले लेते हैं, क्योंकि पिछली बार मेंस में ही मतलब प्री तो निकाल ही लेंगे, इस बार भी अपन मेंस में तो हम हारे हैं, तो मेंस के लिए मैं कोचिंग ले लेती हूँ। और मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी, हाँ जो प्री की कोचिंग करी थी वो बड़े अच्छे कोचिंग वाले थे, वो सर जो भी एक नई कोचिंग थी जिसमें बहुत कम बच्चे थे लेकिन वो बड़े मेहनत से पढ़ाते थे, जो हमारे टीचर्स थे, है ना, उसकी मैं बढ़ाई करूँगी। लेकिन अब की बार जो कोचिंग ली वो वर्स्ट कोचिंग थी, वर्स्ट। वो वर्स्ट मैं क्यों कह रही हूँ आपको, एक तो चलो कोचिंग का टाइमिंग ऐसा था कि मैं मतलब 1:30 बजे से शुरू होती थी कोचिंग और शाम को 8 बजे तक होती थी, और मेरे घर से कम भी मतलब हम रहते थे बाई जी की कोठी, मतलब कहाँ बताऊँ आपको, 1-1.5 घंटे दूर रहते थे हम कोचिंग से, ठीक है, जो हमारा हॉस्टल था। अब वहाँ से कोचिंग जाने में 1.5 घंटा, एक सवा घंटा लगता था, आने में 1 सवा घंटा लगता था। हमारा हॉस्टल 6 बजे बंद हो जाता था, तो मुझे 6:30-7 बजे तक की परमिशन ले रखी थी मैंने पापा से कि भाई 7 बजे आ जाऊँगी, तो 8 बजे होने वाली कोचिंग को मैं 6 बजे छोड़ के ही आती थी, ठीक है। और 1:30 बजे पहुँचने के लिए मैं हॉस्टल से 12:15 बजे निकलती थी, ठीक है। 12:15 बजे निकल के आप 7 बजे वापस हॉस्टल पहुँच रहे हो, तो आप समझ रहे हो रात को तो आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी दूर की ट्रैवलिंग करोगे, थक जाते थे, इतनी देर बैठे बैठे रहने में भी थक जाते हैं।
लेकिन और सुबह भी आप 12 तो तुरंत ही बच जाते हैं यार, कितना टाइम बचता है, 2-3 घंटे पढ़ती होंगी मैं मुश्किल से, ठीक है। कोई कोचिंग जाने से पहले, उससे पहले नहाना धोना खाना अपने जो भी पर्सनल काम है वो सारे मैं करती थी, ठीक है। तो मतलब मैं ऐसे कहूँगी कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट डिसीजन था जो मैंने उस कोचिंग में भाग लिया। और वो कोचिंग वाले भी भाग इसलिए लिया था क्योंकि मेंस का सिलेबस चेंज हो गया था, ठीक है। और मेंस में मैथ्स वगैरह जोड़ दी थी, रीजनिंग वगैरह जोड़ दी थी, साइंस वगैरह जोड़ दी थी, अकाउंटिंग लॉ ये सब जोड़ दी थी। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। इतने दिन तो सोचते थे ज्योग्राफी का पेपर होगा, बट अब मेंस का सिलेबस चेंज कर दिया था। तो मैंने सोचा तो कोचिंग वाले पढ़ा देंगे, बट वो कोचिंग वाले मतलब यूँ कहूँगी इतने नालायक थे। मेरे साथ के बच्चे जो वीडियो देखेंगे उन्हें पता भी चल जाएगा मैं किस कोचिंग की बात कर रही हूँ। हमको कोचिंग की शुरुआत करी उन्होंने राजस्थान से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, जो हम जानते हैं ऑलरेडी, हम पढ़ चुके हैं। हमें नए सब्जेक्टों के लिए हम आए थे, वो सब्जेक्ट उन्होंने हमें पढ़ाए नहीं, उनके हमें प्रिंटेड नोट्स पकड़ाते रहे, ये लो ये लो ये लो। इस तरह से वो कोचिंग मैंने शुरू कर दी, ठीक है। 35,000 रुपये दिए थे मैंने उस टाइम पे उस कोचिंग के, मेंस के कोचिंग के, ठीक है। मैं भाई कोचिंग शुरू ही करी थी और 2-3 महीने हुए थे, ठीक है। और वापस प्री की मतलब वापस से एग्ज़ाम आ गई, मतलब डेट आ गई प्री की, आरएस की वैकेंसी आ गई। अब आरएस की वैकेंसी आ गई तो फॉर्म तो भरना ही था, फॉर्म भर दिया। अब मैं ले रही थी मेंस की कोचिंग, और जिस तरह से मैंने आपको बताया पूरा दिन वही लग जाता था क्योंकि कोचिंग आवर्स इतने लंबे होते हैं। और आरएस की सभी की मतलब हर कोचिंग में कोचिंग आवर्स बड़े लंबे होते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है, सिलेबस पढ़ाने में टाइम लगता है, ठीक है। अब मैं पूरा दिन तो वहाँ बिता रही हूँ और कॉन्फिडेंस इतना कि भाई ठीक है, मतलब 35,000 रुपये दिए, कोचिंग तो करनी है, बाकी निकाल लेंगे, ठीक है। अब प्री की डेट आ गई, प्री की डेट आने में अब सिर्फ 2 महीने हैं, लेकिन कोचिंग वाले छुट्टी नहीं कर रहे और 35,000 रुपये दिए तो छोड़ नहीं सकते। तो कोचिंग वालों ने हमें फ्री किया और मेरे में मतलब कॉन्फिडेंस था कि प्री तो निकाल लेंगे, मेंस ही तो नहीं निकली थी, जोर तो मेंस पे देना है ना, तो कोचिंग छोड़ देंगे तो मेंस की तैयारी तो हो ही नहीं पाएगी। इसलिए मैंने क्या कोचिंग करती रही। अब उन्होंने शायद 15-20 दिन पहले उन्होंने फ्री किया हमको मेंस के, फ्री मतलब छुट्टी दी, सिलेबस तो अभी भी पूरा नहीं हुआ, छुट्टी दी उन्होंने कि ठीक है तुम तैयारी कर लो, बाकी कोचिंग प्री बाद में करवाएंगे, ठीक है। अब 15-20 दिन में भाई साहब पूरी प्री के जो नोट्स है वो रिवाइज़ करने में रिवाइज़ भी नहीं कर पाई, और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या पता नहीं क्या समझ के मैंने वो अटेम्प्ट दिया और मैं प्री की एग्ज़ाम देने चली गई। और जब प्री का पेपर मैंने दिया तो मुझे समझ में आ गया था कि बेटा पानी सर से ऊपर हो गया है और तूने तेरी लाइफ में जो किया है इस बार वो गलत किया है, ठीक है। मतलब आके वही हमने पहले नंबर जोड़ती थी मैं, तो आके वही मैंने नंबर जोड़े और मैं बॉर्डर पे थी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि मैं पास होंगी या नहीं होंगी, और यूँ समझो कि 2-3 मार्क्स कम ही थी, पिछले से भी कम थी, है ना, जो मैंने जोड़े। अब मुझे डर लगने लगा अंदर से कि अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या होगा। और अब मुझे कोचिंग जाना भी अच्छा नहीं लगता था, और अब मुझे एक अंदर से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा क्योंकि घर वालों के पैसे भी लगा रही हूँ और सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब ठीक है 1-1.5 महीने निकले पर विश्वास था कि हो जाएगा, पेपर हार्ड था, कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, पर भाई पढ़ने वाले तो पढ़ते हैं, वो नहीं रुकते हैं, कट ऑफ तो जाती है, पेपर कितना भी हार्ड हो, बट जितनी हमेशा जाती है उतनी ही जाती है, ठीक है। अब रिज़ल्ट आया 2017 का, मुझे याद है, दिन मुझे याद नहीं है, बट मुझे याद है कि लगभग 5-6 बजे शाम को रिज़ल्ट आया था। और उस रिज़ल्ट में मतलब PDF में मेरा नंबर नहीं मिला, प्री की PDF में। अब आप सोचो कि वो लड़की जो कि प्री पहले पास कर चुकी थी, जो मेंस दे चुकी थी, मेंस में अच्छा स्कोर भी कर चुकी थी, और वो इस बार मेंस पास करने के लिए अपने घर वालों से अलग से पैसे लेके कोचिंग भी ले रही है, उस लड़की का इस बार प्री भी नहीं निकला है। वो भी सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगी मेरी गलती की वजह से, मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। अब ये सब तो मुझे पता है, पर मैं घर वालों को क्या बोलूँ। जैसा मैंने फर्स्ट ग्रेड वाली जर्नी में आप लोगों से शेयर भी किया है कि वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन मतलब वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि उस दिन ने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी। मेरा रिज़ल्ट आया और ऑब्वियस सी बात है कि सारे गांव में पता था कि रिज़ल्ट आने वाला है। जैसे मैंने कहा, मैं और मेरी कज़िन साथ में पढ़ रहे थे और वो पास हो गई थी, ठीक है। वो बेचारी भी अपनी खुशी भी नहीं मना सकी मेरे फेलियर की वजह से, क्योंकि हमें एक ही रूम में रहते थे। अब मैं फेल, मैं रो रही हूँ, मतलब मेरा तो रोनी जैसे शूरत, वो पास, वो तो खुशी मनाएगी ना, बट वो मेरी वजह से वो और एन्जॉय नहीं कर पाती थी। बट मैं फ़ेल हो गई। और घर वालों को जब मैंने बताया, तो जिस तरह से मैंने बताया था उस टाइम जब मैंने फ़ोन किया था, तो मम्मी पापा खेत में थे, हमारे उधर लावनी चल रही थी, फसल कटाई चल रही थी, मम्मी पापा दोनों खेत में थे। और मतलब वो सोच रहे थे बेटी RS बन के आएगी, और उन्होंने जब सुना कि मैं प्री में ही रह गई हूँ इस बार, तो
मैंने कहा कि वो जब तक अंधेरा नहीं हुआ ना, जब तक वो लौटे नहीं, क्योंकि सबको पता था आज इसका रिज़ल्ट आने वाला, और रिज़ल्ट आया तो रास्ते में सब पूछेंगे तो वो क्या जवाब देंगे, और वो वहीं बैठे रहे जब तक कि अंधेरा नहीं हुआ, वो घर नहीं आए। और मतलब उस टाइम तो नहीं बताया, आज वो बताते हैं कि उस रात मम्मी ने खाना भी नहीं बनाया, दोनों ने खाना भी नहीं खाया था उस रात, क्योंकि पता होता है यार, दुख होता है, अपनी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता तो होता है, ठीक है। और मेरी हालत उस रात मतलब अभी तक जितने भी रिज़ल्ट आए, देखो मैं नेट में भी अब तक कई बार फेल हो चुकी थी, और प्री में जैसे मैंने बताया मेंस में भी पहले भी फेल हो चुकी थी। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं, हालांकि आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं नहीं रोती हूँ जल्दी से, और मैं उस दिन भी शायद सबके सामने नहीं रोई क्योंकि मेरी कज़िन पास भी हुई थी, तो मुझे उसकी दुख नहीं, मतलब उसकी सुख को दुख में नहीं बदलना था। बट मैं उस रात पूरी रात मैं रोई थी, और मतलब हॉस्टल में निकलूँ कैसे, है ना, कि रूम से बाहर कैसे निकल के खाना खाने जाए। और मतलब सब लड़कियां पूछती है ना, दीदी रिज़ल्ट का क्या हुआ, और वार्डन के ताने, मतलब मैं थोड़ा लीडर बना करती थी उस टाइम पे लड़कियों की, तो वार्डन मैम से इतनी ज़्यादा बनती नहीं थी, लड़ाई वगैरह होती रहती थी। तो पता है कि अब आप फेल हुए हो तो पूछेंगी, और किस मुंह से बोलेंगे कि यार मैं तो लड़ने झगड़ने में, नेतागिरी में ही रह गई, मैं तो पास हुई नहीं। और मतलब सब जो सांत्वना दे रहे थे, कोई रिज़ल्ट पूछ रहा था, सब कुछ बुरा लग रहा था। किसी मतलब रिश्तेदारों के कॉल्स आना बंद हो गए। अब मुझे ऐसे लग रहा था उस रात कि मेरी लाइफ में आगे क्या है, मतलब मैं आगे क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने और कोई ऑप्शन तो छोड़ा ही नहीं था, किसी एग्ज़ाम की और की तो तैयारी करी ही नहीं थी ना, तो मैं मैथ्स पढ़ सकती थी कि बैंकिंग वगैरह के दूँ, ये मैंने फ़ेल कर दी थी। अभी तो प्री फेल हुई है, अभी मेंस लगेगी, फिर इंटरव्यू लगेगा, नई वैकेंसी, फिर उसके बाद आएगी, कितना टाइम लगेगा, उस टाइम तक मैं क्या करूँगी। उम्र बढ़ती जा रही थी, घर वाले शादी के लिए लगातार फोर्स कर रहे थे, अब मैं शादी को कैसे रोकूँगी, मैं कहाँ जाऊँ, मतलब कि मैं गाँव चली जाऊँ तो गाँव जाके तो शादी कर देंगे, तो मैं क्या करूँ, मतलब शादी कर लूँ, शादी करके तो लाइफ ख़त्म है, ठीक है। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे ज़िंदगी में अब करना क्या है। और उस टाइम से शुरू हुआ ज़िंदगी में असली डिप्रेशन का दौर, कि लाइफ में स्ट्रेस क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, तनाव क्या होता है, सब कुछ मुझे तब से समझ में आने लगा। उसके बाद में ठीक है, फिर से क्योंकि कोचिंग वालों को 35,000 रुपये दिए थे, कोचिंग जाना था, कोचिंग जाने लगी, और अब मेरा उस कोचिंग में मन नहीं लगता था, मतलब कोचिंग क्या, मेरे को कमरे से बाहर निकलने का भी मन नहीं करता था, ठीक है। लेकिन फिर भी वही है, 35,000 रुपये दिए थे, अब मैं बिना मकसद के पढ़ती थी, है ना, मतलब मकसद नहीं था, क्योंकि वैकेंसी तो थी ही नहीं, अभी तो इसकी प्री का रिजल्ट आया, अभी मेंस लगना है, ये वो, है ना, कब तक मतलब घर वालों से लड़ लूँ, शादी कर लूँ, क्या कर लूँ, मतलब, है ना, और किस मुंह से लड़ूँ उनको, किस उद्देश्य से लड़ूँ कि पापा मैं यहाँ हूँ और थोड़े से दिन के बाद मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी, ठीक है। ये 2017 आ चुका था, और 2017 मतलब इसी दरमियान की एक घटना है, रिज़ल्ट बाद की मैं आपको बताती हूँ। मैं स्कूल मतलब वो सॉरी कोचिंग के लिए बस में जा रही थी, और मैं क्या करती थी, जैसे मुँह के तो स्कार्फ होता था और किताब खोल लेती थी, क्योंकि घंटा भर 45 मिनट लगती थी कोचिंग तक पहुँचने में, और वही डिप्रेशन में तो थी, स्ट्रेस था बहुत ज़्यादा, तो किताब खोल रखी थी मैंने। और किताब क्या खोल रखी थी, किताब सामने होती थी, बट आंसू आते रहते थे हमेशा, हॉस्टल में भी, मतलब ज़्यादातर तुरंत जैसे सोच रही पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते खो गई, एकदम से रोने लग गई, मतलब पता नहीं चलता था कब आंसू आ गए। बस में भी ऐसे ही हो रहा था कि मैं पढ़ रही थी और पढ़ नहीं रही थी, बस किताब सामने थी और दिमाग कहीं और ही ख्यालों में चल रहा था, और आंखों में आंसू आ रहे थे। और मैं कि एकदम से जब किताब के ऊपर से मुंह हटाया तो मैंने देखा कि उस टाइम शायद दशहरे के आसपास का माहौल था, आसपास में रोड पे बड़े बड़े रावण लगे हुए हैं, रावण के पुतले पुतले लगे हुए हैं। तो फिर एकदम से मुझे होश आया कि यार ये चीज़ तो मैंने पहले कभी देखी ही नहीं, मैं कहाँ हूँ, और मुझे सच में ये लग रहा कि यार मेरी ज़िंदगी में भी मतलब ऐसी चीज़ें चल रही हैं यार। मुझे ना हर रोज़ ऐसे लगता था कोचिंग के लिए निकल रही हूँ, बट अब आज वापस नहीं जाऊँगी, आज नहीं जाना वापस, हॉस्टल नहीं जाना, है ना, मरने का मन करता था मतलब हर रोज़। तो मैंने देखा कि वो, तो फिर मैंने सोचा ये कौन सी जगह है, तो मैंने एक कंडक्टर के पास गई, मैं आगे लगभग पूरी बस खाली हो चुकी थी, इक्के दुक्के लोग बैठे थे, मैं कंडक्टर के पास गई, मैंने कहा भैया रिद्धि सीधी निकल गया, तो उन्होंने कहा रिद्धि सीधी, वो तो कब का निकल गया, आधे घंटे पहले। फिर मैंने कहा कि कहाँ आ गए अपन, तो उन्होंने पता नहीं क्या जगह बोली, आतिश मार्केट या कहाँ, तो मैंने कहा कि मुझे तो रिद्धि सीधी जाना था, और उन्होंने कहा कि मैडम यहाँ उतर जाओ, यहाँ से वापस की बस मिल जाएंगे आपको।
मैं वहाँ पे उतर गई। जब मैं उतरी तो मतलब मुझे लिटरली चक्कर आ रहे थे, है ना, और हर तरफ मुझे अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। और मतलब मुझे सच में लग रहा था कि मुझे कोचिंग नहीं जाना, मुझे हॉस्टल नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मतलब मैं हार चुकी हूँ लाइफ में, मुझे शायद मरना है ना। लेकिन मैं नहीं मरी, क्योंकि मरने में भी बहुत डर लगता है, ठीक है। और मैं फिर से हॉस्टल आई और मैंने ठाना कि आज के बाद में कोचिंग तो नहीं जाएंगे, है ना। मैंने छोड़ दी वो कोचिंग, उसके बाद में मैं कभी कोचिंग नहीं गई। यहाँ पे मेरी लाइफ में कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को हिम्मत दी कि यार तू इतनी भी डफर नहीं है, तू मतलब तूने गलत स्ट्रेटेजी अपनाई, तू पढ़ सकती है, तू बन सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं भी सोचने लगी कि शायद मतलब मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मर जाओ और या फिर जी जाने कर दो। तो मेरे को लगा कि पहले वाला ऑप्शन तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कर सकूं। मैंने दूसरे वाला चुना कि यार जी जान एक कर दो, ना तो शादी करनी है, ना ही मुझे मरना है, और मुझे बनना है। क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी कि घर में कोई याद ही नहीं करता था मम्मी पापा के अलावा, मतलब कोई भी रिश्तेदार के कॉल नहीं आते थे, कोई पूछता भी नहीं था। दूसरी तरफ मतलब ठीक है कि जो पास होते हैं उनसे सबसे कि हाँ कैसे चल रही है प्रिपरेशन, और कुछ चाहिए तो बताना, ये वो, लेकिन मेरे से मतलब कोई पूछता भी नहीं था। ऊपर से पापा पे ब्लेम कि छोरी इतनी बड़ी हो रही है, शादी क्यों नहीं करते, है ना। और पढ़ती तो है नहीं, डफर है, प्री तो पास नहीं कर पाई, क्या ही आज तक नेट की एग्ज़ाम भी पास नहीं हुई, आरएएस कहाँ से बनेगी, है ना। ये सब पापा पे भी डिप्रेशन था। अब पापा भी रिश्ते लेके आते हैं ना, तो मैं पापा से कि कभी कभी लड़ लेती, कभी प्यार से मना कर देती, कभी इमोशनल होके, कभी रो के कि पापा मुझे नहीं करनी है अभी शादी, मुझे नहीं करनी है। पापा भी इस तरह से कि बेटा फिर कौन करेगा, तू नौकरी भी नहीं लग रही है, फिर कौन शादी करेगा, उम्र बढ़ती जा रही है। पर मैं हमेशा पापा को, क्योंकि पापा तो यार ठीक है, मैं फिर कहूँगी कि भगवान है मेरे पापा, हमेशा मेरी हर जिद मानी है। और उस टाइम भी मानते थे कि हाँ पापा नहीं करनी, तो पापा मान जाते थे कि ठीक है थोड़े से दिन और दे दो, और दे दो, और दे दो। अब मेरी लाइफ में वो पॉइंट आते हैं कि जहाँ से मैंने मेरी लाइफ को बदलना शुरू कर दिया कि यार मैं गलत ट्रैक पे जा रही हूँ, मुझे ऐसा तो नहीं बनना था, मुझे कुछ और बनना था। तो मैं जाके मैंने मेरी पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर दी। अब मैं क्या करने लगी, रात को जल्दी सोने लगी, मतलब 11 बजे से पहले मैं सो जाती थी, सुबह जल्दी उठने लगी, ठीक है। जल्दी मतलब 4:30 बजे मैं उठ जाती थी। उठते ही मैं पढ़ती, मतलब पहले उठते ही मैं मतलब थोड़ा अच्छी कोई किताब पढ़ती 10 मिनट के लिए, फिर मैं पढ़ाई शुरू करती, फिर मैं पढ़ती, फिर जैसे रोशनी होती 6 बजे से, फिर मैं वॉक के लिए जाती, तब मैं कोई पॉजिटिव अप्रोच वाला वीडियो सुनती, मतलब और वीडियो लगा लेती, देखती नहीं, सुनती कानों के, है ना। इतनी देर में मैं घूम भी लेती, थोड़ा एक्सरसाइज हल्के फुल्के, थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा मेडिटेशन, मतलब आधा घंटे में मैं ये सारी चीज़ें सल्टा देती थी, ठीक है। उसके बाद में मैं आती, तैयार होती, फिर लाइब्रेरी जाती। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एक छोटी सी लाइब्रेरी ज्वाइन करी और लाइब्रेरी जाती और फिर वहाँ पे पढ़ती। सोशल मीडिया से पूरी मैंने अपनी दूरी बना ली, ना व्हाट्सअप, नहीं सॉरी, ना FB, ना इंस्टाग्राम, ना व्हाट्सअप पे भी मैंने ज़िंदगी में कभी स्टेटस नहीं लगाया। नौकरी लगने के बाद मैंने व्हाट्सअप पे स्टेटस लगाना शुरू किया है ना। हर तरह की जो सोशल मीडिया है उनसे अपनी आपकी दूरी बना ली। रिश्तेदार परिवार तो यार मतलब उनकी नज़रों में मैं कुछ थी नहीं, तो वैसे भी नहीं थे मेरे लिए कोई, सिर्फ मम्मी पापा से और भाई बहन से बात होती, मम्मी से डेली बात होती थी, बाकी सबसे और बहुत कम बातें होती थी। इस तरह से लाइब्रेरी में जब मैं जाने लगी तो सबसे पहले 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, फिर धीरे धीरे सिटिंग बढ़ाने लगी, 5 घंटे, 6 घंटे, और 7 घंटे तक मैं वहाँ पे बैठने लगी। मतलब सुबह 8 बजे जाती थी और शाम को 6:30 बजे लौट कर आती थी। उस बीच में जैसे खाना पीना और चाय को छोड़ दो तो मैं पढ़ती थी वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे फ़ोन मेरा ऑफ या तो एरोप्लेन मोड पे रहता था, और ऑन भी रहता था, तो किसी का फ़ोन आता नहीं था, और आता था तो मैं उठाती नहीं थी, है ना। और व्हाट्सअप मतलब डाटा तो मैं ऑन ही नहीं करती थी लाइब्रेरी में। इस तरह से मेरी लाइफस्टाइल शुरू हुई, और ये शायद 2017 लास्ट और 2018 के शुरुआत की बात है। अब मैंने दुनिया के लिए सोचना बंद कर दिया। अब मैंने खुद से निर्णय लिया कि यार तू कर सकती है, तू पढ़ सकती है, और तुझे करना होगा, क्योंकि अदर ऑप्शन ही नहीं है तेरे पास में, ठीक है। अब मैंने आरएस का सिलेबस निकलवाया, मेंस का, ठीक है। प्री का तो था ही, मेंस का निकलवाया। पुरानी बुकलेट्स खरीदी जिसमें आरएस के क्वेश्चन पेपर होते हैं, देखना शुरू किया कि इस किताब में से कैसे क्वेश्चन आते हैं, और मैं अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाने लगी। नोट्स बनाती, उन्हें पढ़ती, बनाती, उन्हें पढ़ती, पूरे दिन लाइब्रेरी में मैं लिखती रहती। और बच्चे भी मेरे पे ऐसे मतलब देखते रहते थे कि ये लड़की पागल है क्या, पूरे दिन लिखती रहती है। लेकिन क्योंकि वैकेंसी नहीं थी, ऑप्शन ही नहीं था, पढ़ाई में मन लगे तो कैसे, किताबें सामने रहेंगे तो दिमाग में विचार आने लगेंगे, ठीक है। तो मैंने अपने आप को काम रखने के लिए लिखते रहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हम कंसंट्रेट हो पाते हैं। 1 मिनट,
तो थोड़ा ज़्यादा हम कंसंट्रेट हो पाते हैं, इसलिए मैंने लिखना शुरू किया और मैं लिखती रहती और मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सेल्फ नोट्स बनाना शुरू किया मेंस का। इस बार मैंने खुद से डिसाइड किया कि प्री मेरा टारगेट ही नहीं है, टारगेट मेरा मेंस है। और प्री में जो मुझे नंबर लाने हैं वो मुझे 65-70 नहीं, मुझे 100+ नंबर लाने हैं। 100+ प्री में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लड़कियां 65, 66, 67, 68 पे पास हो जाती हैं और लड़के 72, 75 पे पास हो जाते हैं RAS में, ठीक है। लेकिन मैंने टारगेट बनाया कि मुझे 100+ नंबर लाने हैं, ठीक है। और मैं दिन रात पढ़ने लगी। इसी दरमियान जिस प्री में मैं फेल हुई थी 2017 वाली में, उसमें कुछ बच्चों ने रेट लगाई थी, जिसमें मेरा भी नाम था, कि कुछ क्वेश्चन डिलीट कर दिए थे और कुछ के गलत आंसर दिए थे कि मैं, तो उसमें मुझे पास कर दिया गया, ठीक है। लेकिन पास कब किया? मेंस के एक दिन पहले, पहली रात। तो उसका कोई मतलब निकलना नहीं था, तो वो मेरी मेंस ख़राब गई। मतलब मैंने मेंस दी हालांकि, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि एक दिन पहले पास किया था, तो कोई प्रिपरेशन नहीं थी उस आधार पे, ठीक है। अब मैं मेरी पढ़ाई मैंने स्टार्ट कर दी और मैं पूरी तरह से बदलने लगी। देखते ही देखते मैं पुराने वाली रजी रही ही नहीं, मैं बिल्कुल चेंज हो गई। कैसे? कि पहले जो लड़की इतना तैयार होना, सजना संवरना इतना चाव होता था, मतलब हर 2-5 मिनट में मैं खुद को कांच में देखने वाली लड़की, अब सुबह जब लाइब्रेरी भागी भागी जल्दी से तैयार होकर जाती, खुद को देखती भी नहीं थी शायद, ठीक है। शायद मतलब कितने कितने दिन हो जाते मुझे खुद को कांच में देखे हुए। जितने सिंपल से सिंपल कपड़े होते मेरे पास में, मतलब लोवर टी-शर्ट जितने लूज से लूज होते वो मैं पहन के जाती। जितने मतलब सिंपल हम रह सकते उतना सिंपल मैं रहती, क्योंकि मैं चाहती नहीं थी किसी का ध्यान मेरे पे जाए, कोई मुझे देखे भी, मैं ये भी नहीं चाहती थी कोई मुझसे बात भी करे। सुबह उगते सूरज के साथ में जाती थी 8, साढ़े 8 बजे, सोचो कि सूरज उग ही रहा होता है, और मैं ढलते सूरज के साथ पे वापस आती थी। 6:30 बजे जब निकल रहे होते थे लाइब्रेरी से, तब दिन मतलब ढल रहा होता था। दिन आया प्री देने का, और इस बार प्री की तैयारी, मतलब प्री की अलग से तैयारी नहीं करी थी, मेंस की तैयारी थी, लेकिन अंदर कॉन्फिडेंस जो था वो कूट कूट के भरा था कि इस बार नहीं छोड़ूंगी, इस बार कर लूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार 100+। पास होने का तो डर ही नहीं था, इस बार मन में सोच रखा था 100+ नंबर लाने हैं। कभी कभी डर भी लगता था, लेकिन ठीक है, नेगेटिव चीज़ें आने नहीं देती थी अपने अंदर, ठीक है। और फिर मैं जैसे कि प्री देने गए हम लोग, और वो दिन आज भी याद है कि इस बार मुझे वो हाथ नहीं काँप रहे थे। कई बार क्या होता है, डर के मारे हम मतलब जो हमारी OMR है वो गलत भर देते। 2-3 चिन्ह तो मेरे हमेशा इस वजह से गलत लग जाते थे, सकपकाहट की वजह से, मैं बहुत डर जाती थी अंदर से। लेकिन इस बार बड़ा ही कॉन्फिडेंस था, इस बार एकदम फ्री माइंड से, कि यार एग्ज़ाम देने जा रही थी तो ये सोच रही थी कि ठीक है यार, इस बार अच्छा करेंगे, ठीक है। और गए पेपर देने के लिए, और पेपर देने के लिए गए, वहाँ रूम में बैठे और पेपर देखा। भाई साहब होश उड़ गए पेपर देख के। अरे मतलब पेपर हमेशा हार्ड ही आता है, हम कितना ही पढ़ ले, कितना ही। मैं ये सोच के गई थी कि क्या पूछ सकता है, सब कुछ तो मैंने याद कर रखा है, क्या पूछ सकता है इसके अलावा। पर ऐसा ही आता है यार कि नहीं आता बहुत कुछ, लेकिन जितना समझ में आया, जो समझ में आया कर दिया। जब बाहर निकली तो बहुत डर लग रहा था, बहुत डर कि यार कहीं मेरा ही तो नहीं बिगड़ा, औरों का अच्छा हुआ हो। लेकिन मैं ऐसे लोगों की बातें सुनते सुनते आ रही थी, मैं बोलती नहीं थी हमेशा सेंटर पे ज़्यादा, मैं बस सुनती रहती थी लोगों की कि सब बात कर रहे थे पेपर टफ हुआ है। मैंने निकलते ही पापा का कॉल आया, तो पापा ने कहा बेटा कैसा हुआ, तो मैंने कहा कि पापा समझ में नहीं आया कैसा हुआ, मैं आपको हॉस्टल जाके बताती हूँ, ठीक है। तो पापा ने कहा कि ठीक है बेटा, कुछ नहीं हो जाएगा, है ना। फिर मैं हॉस्टल पहुँची, और पता नहीं कितनी रातों से जागे थे, 5-6 रात पहले नींद आना बंद हो जाती है और जाग रहे होते हैं। लेकिन और भूख के भी 2-3 दिन पहले तो हम खाना भी एक तरह से बंद ही कर देते थे, लगती नहीं थी भूख, है ना। तो सोचते थे पेपर देने के आने के बाद में मस्त सोएंगे, लेकिन नींद नहीं थी यार। मतलब मैं पहुँची जब तक कि आंसर की, क्योंकि सेंटर से कहाँ से पढ़ते पढ़ते आते थे बसों में धक्के खाते खाते, तो पहुँचे तब तक 2-3 घंटे हो चुके थे पेपर लगे हुए, और आंसर की लगभग आ चुकी थी। मैंने पहले आंसर की मिलाई, और यकीन नहीं हुआ, मुझे 80+ नंबर मेरे बन रहे थे आंसर की में। जो बच्चे पिछली बार 64, 65, 63 नंबर लाने में अटक रही थी, उसके 80+ नंबर बन रहे थे, और वो भी बहुत सारे काट पीट के, मतलब जिन पे भी शक था उनको तो बाहर ही कर दिया था, और इतने नंबर बन रहे थे। फिर मैंने पापा को फ़ोन किया कि पापा हो जाएगा, तो पापा ने कहा कि हो जाएगा, मैंने कहा हो जाएगा। फिर पापा ने मुझे बताया कि बेटा मम्मी है जो सुबह से जब से तेरा पेपर शुरू हुआ है तब से मतलब अखंड पाठ पे बैठी हुई है, और लगातार भगवान के सामने बैठी हुई है कि उसको इस बार मत हराना, नहीं तो वो कुछ मतलब टूट जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। और अभी तक बैठी है। अब मैं उसे उठाता हूँ, उसे बताता हूँ कि तेरा पेपर अच्छा हुआ है। तो यार ये होते हैं माँ बाप की, बहुत बार हमें डांट लगा देते हैं, बहुत बार हमें बहुत कुछ बुरा बोल देते हैं, लेकिन
उनके जितना प्यार नहीं मिल सकता कहीं भी, मतलब वो जो असलियत में हमारा भला चाहते हैं उतना भला शायद ही कोई सोच सकता है। ठीक है, हम घर गए, बहुत बहुत दिनों से हम घर नहीं गए थे, शायद साल भर से घर नहीं गई थी मैं। फिर मैं घर गई और 10 दिन रह के आई मैं घर पे, और मैं 10 दिन के बाद में वापस लौट आई। इस बार मेंस के रिज़ल्ट का वेट नहीं, प्री के रिज़ल्ट का वेट नहीं किया कि रिज़ल्ट आएगा तो पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार पता था कि ये टाइम ख़राब कर देते हैं और फिर आगे टाइम नहीं मिलता है, और इस बार पता था पास हो जाएंगे, तो इस बार पहले से तैयारी शुरू कर दी, आते ही तैयारी शुरू कर दी। फिर लाइब्रेरी और फिर वही लाइफ स्टाइल, 8 साढ़े 8 बजे जाना, सुबह के मतलब रात के 6:30 बजे शाम को वापस आना, और इस तरह से पूरे पूरे दिन वहाँ पे नोट्स बनाते रहना पूरे दिन। इवन मैंने कंटिन्यू लाइब्रेरी 2017 लास्ट से शुरू की थी, 2018 19 नहीं 18 मान लो, 18 से शुरू करी थी, 18 से 19, 19 से 20 और 20 से 21, 3 साल में लाइब्रेरी गई हूँ। तो लाइब्रेरी का हर एक पर्सन ऐसे मैं कहूँ कि गार्ड अंकल से लेकर लाइब्रेरियन सर तक से लेकर वहाँ का कुत्ता तक से लेकर चाय की थड़ी पे जो कुत्ते आते हैं, मतलब थड़ी पे जितने लोग चाय पीने आते थे सब मुझे जानने लगे थे। क्यों? क्योंकि मैं मतलब सेम टाइमिंग सेम जगह हर टाइम वहीं रहती थी। और होते हैं और भी बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं, लेकिन 1 महीने आके छोड़ दिया, 2 महीने आके छोड़ दिया, लेकिन मेरी कंटिन्यूंसी लगातार बनी हुई थी, मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे बनना था। ठीक है, और इस तरह से मैं पढ़ती रही और जून 2020 में हमारी 3 बार पोस्टपोन होने के बाद में हमारी मेंस लगी। बहुत बहुत पेशेंस चाहिए होता है यार आरएएस की इस जर्नी में, कि पता नहीं कितनी बार मेंस पोस्टपोन हो जाती है, फिर लगता है अब क्या करें, अब कब होगी, फिर उसे कैसे पढ़े, इतने बर्डन में कैसे रहें। लेकिन हमने, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था और छोड़ के कुछ करने का, कि भाई नहीं करना है करना है करना है, जितनी बार खिसकी उतनी बार। ठीक है, फिर नए उत्साह के साथ लग गए, रो लिए, डिप्रेशन में आ गए, लेकिन पढ़ना तो है ही और कुछ ऑप्शन ही नहीं है, और हम लग गए। ठीक है, पढ़ते पढ़ते दीवारों पे लिखती रहती थी बहुत कुछ लिखती रहती थी, कई बार रोना आ जाता था बैठे बैठे कि भगवान कब तक ऐसी ज़िंदगी देगा, मतलब कब खुशियाँ आएंगी लाइफ में, ये सोच के। और इस बार भी फेल हो गई तो क्या होगा, मतलब आगे क्या होगा। तो बहुत बहुत बार ऐसा हुआ, लेकिन फिर संभाल लेती खुद को, फिर पढ़ने लगती, और इस तरह से हमारी मेंस आई और हमने मेंस दी। जून में हमारी मेंस थी 2020 में आई थिंक, और हम वो एक दिन में 2 पेपर होते हैं, और उस तरह से मेंस के पेपर दिए। मेंस के पेपर आप सबको पता है नहीं समझ आता, हमने आंसर लिख दिया, अब सामने वाले को कैसे पसंद आते हैं, वो कैसा नंबर देते हैं, वो ठीक है। अब हमारा जब मेंस का रिज़ल्ट आता है तो मुझे याद है वो दिन हम घर आए हुए थे, और ये मतलब नहीं याद है इतना, शायद मैं घर ही थी और हम पास हुए थे। और मुझे इतना याद है कि मेरी मम्मी ऐसे मतलब ऐसे ज़ोर ज़ोर से सबको पड़ोसियों को बता रही थी, रजी पास हो गई, रजी पास हो गई, रजी पास हो गई, बहुत खुश हो रही थी, बहुत खुश। और पापा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, वो तो सोच रहे थे बस अब तो बेटी आरएएस बनी गई, अब तो कोई रोक ही नहीं सकता इसको आरएएस बनने से। और इस तरह से 2020 में हमने मेंस पास करी पहली बार। ठीक है, और अब हम लग गए इंटरव्यू की तैयारी के। 2021 आ चुका था और इंटरव्यू की तैयारी हमने शुरू ही करी थी कि लॉकडाउन लग चुका था, और इंटरव्यू पहले कभी दिया नहीं था तो इतना पता भी नहीं था। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है यहाँ आवाज़ का, तो इतना कुछ पता भी नहीं था कि इंटरव्यू देता कैसे है ना। तो हमने ऐसे ग्रुप बना रखे थे जिसमें भाई जो भी मेंस में पास हो रखे, 6-7 लोगों का हमारा ग्रुप था, जिसमें हम डेली, क्योंकि कोरोना लग चुका था बाहर नहीं निकल सकते थे, तो वीडियो कॉल पे हम डिस्कशन करते थे। अब हम मतलब अलग तरह की पढ़ाई पढ़ने लगे, हम डेली टॉपिक चूज़ कर लेते कि आज के न्यूज़पेपर पर डिस्कशन करना है और इस मुद्दे पर हमको डिस्कशन करना है। अब हम अलग अलग उम्र के लोगों से इंटरेक्ट होने लगे। हमारे ग्रुप में एक मतलब बड़े सर भी थे, 1-2 मेरे एज के थे, एक मैरिड थी वो दीदी थी, है ना। इस तरह से हम सब मिलके एक दूसरे के विचार जानते बताते, और इस तरह से इंटरव्यू की जो जर्नी थी वो हमें सिखाती है कि असली सिविल सर्विस क्या होती है, वो हमें सिखाती है एक सिविल सिटीजन किसे बोलते हैं, वो हमें सिखाती है एक अच्छी लाइफ कैसे जीते हैं। इतने साल हम सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी जब हम करने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि हम आरएएस की तैयारी, मतलब मुझे समझ में आया कि मैं इतने सालों से आरएएस की तैयारी क्यों कर रही थी, आरएएस मुझे क्या देगा, आरएएस से मैं क्या कर पाऊँगी, आरएएस बन के मैं क्या करूँगी, और क्यों बनना चाहती हूँ, मेरे में ऐसे क्यों, क्या गुण है। इसके अलावा हमारे आसपास में क्या हो रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इनसे
मेरे पे क्या असर होगा, इससे हमारे देश पे क्या असर होगा, ये 3 बिल लाए गए तो क्यों लाए गए, इन बिलों में आखिर क्या था, किसान क्यों विरोध कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्यों लाना चाहती है, अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं तो हमारे पे क्या असर हो रहा है। मतलब हमें एक परफेक्ट जो इंसान है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी बनाती है। इसलिए कहते हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी में फेल भी हो चुके हैं लेकिन आप एक अच्छे नागरिक बन चुके होते हो जब तक आप अगर फेल भी हुए हो तो अंतिम चरण तक आते आते। तो इंटरव्यू की तैयारी में मैंने लाइफ को जीना सीखा, मेरे में अलग ही उत्साह आने लगा क्योंकि मुझे बोलने का हमेशा से चाव था और मैं बोलने लगी और मैं बहुत अच्छा बोलने लगी। ठीक है, इस तरह से मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू करी। और लेकिन फिर भी जब फर्स्ट इंटरव्यू देने गई दृष्टि में बहुत ख़राब हुआ। मुझे नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों की राजधानियाँ भी याद नहीं रही, मुझे अल्निनो में मैं ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाई। और इसके बाद में लेकिन जब मैंने दूसरी जगह इंटरव्यू दिया, फिर तीसरी जगह दिया वो ठीक हुआ, फिर चौथी जगह दिया फिर वो और ठीक हुआ। कई सारे इंटरव्यू मेरे मॉक इंटरव्यू जो है आपने देखे भी होंगे चैनल पे, ठीक ठाक मैं कर लेती थी इंटरव्यू में। इस तरह से मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू करी। और फाइनल इंटरव्यू में मैंने हॉबी जो बनाई थी बुक रीडिंग और मेरी स्केचिंग, मधुबनी पेंटिंग। तो मैंने मधुबनी पेंटिंग मतलब मैं बनाती थी पहले से ही। बुक रीडिंग है ना, पहले से पढ़ी थी पर इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी थी। मैंने अम्बेडकर जी को पढ़ा, मैंने भगत सिंह को पढ़ा, मैंने गांधी जी को पढ़ा, मैंने नेहरू जी को पढ़ा। मैंने मतलब 12th फेल पढ़ी, मेरी सबसे फेवरेट बुक 12th फेल हुआ करती थी। और मैंने उसको इंटरव्यू के से मतलब पास होने से लेकर इंटरव्यू देने तक मैंने कितनी बार पढ़ ली उस बुक को, शायद 4 बार पढ़ लिया था। ठीक है, अब इंटरव्यू की डेट आई और इंटरव्यू के पहली रात मैं मतलब वही बुक पढ़ रही थी मनोज कुमार की 12th फेल। और मैं पढ़ते पढ़ते बस लास्ट सीन पढ़ रही थी उसका। और पढ़ते पढ़ते जब वो इंटरव्यू कक्ष के बाहर बैठा होता है और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा होता है तो मैंने भी बुक रख दी। आपको सब फिल्मी सा लगेगा बट ये सच है कि मैंने भी बुक रख दी और मैं भी अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगी। और सब कुछ याद आने लगा जो अब तक हुआ मेरे साथ में, जो गलतियाँ मैंने करी, जो मैंने प्रिपरेशन करी, जो मैंने ताने सहे, जो मैंने दुनिया की बात सही, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सब कुछ मतलब ज़िंदगी की एक पिक्चर की तरह तैरने लगी कि कहाँ से शुरू किया था बचपने से और कहाँ आ गए। अब जो मैच्योरिटी लेवल था वो मतलब यहाँ पहुँच चुका था। अब लगता था कि पहले बहुत बेवकूफ़ थी मैं, अब बहुत समझदार हो गई हूँ और अब कुछ करना है। ठीक है, और मैं रो रही थी, मतलब आंसू बह रहे थे आंखों से और सोचे जा रही थी। अब ठीक है, सो गई उस रात और अगले दिन हमारा इंटरव्यू था। और कहते हैं सबसे अपने जिससे पॉजिटिविटी मिलती है उसके साथ जाओ। तो मैं अपने दीदी जिया जी और उनका बच्चा था छोटा सा जिससे मुझे सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, लड्डू, उसके साथ इंटरव्यू देने गई थी। और मैं सब भूल कर उसके साथ मस्ती करते करते इंटरव्यू देने गई थी। कुमार विश्वास की जो पत्नी है मंजू मैडम, उनका मेरा बोर्ड था, वो भी ज्योग्राफी से लेक्चरर है और मैं भी ज्योग्राफी की थी। तो इंटरव्यू ठीक ठाक गया। हालांकि इंटरव्यू में इतना पता नहीं चलता है कि कैसा गया कैसा नहीं गया, बट हाँ ओके मेरे इंटरव्यू में क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया ये आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने पूरा डाल रखा है उस दिन क्या हुआ था कैसे गई थी। ठीक है, अब जो भी पूछा वो जवाब मैंने सबके दे दिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसका मैं जवाब नहीं दे पाई थी। ठीक है, और इस तरह से मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू दे के हमारी यह RS वाली जर्नी ख़त्म करी। अब आता है 2021 और शायद मई या जून में रिज़ल्ट आया था और फाइनल रिज़ल्ट का डे था उस टाइम। अब वो नहीं था कि PDF में नंबर होंगे कि नहीं होंगे, जो मेन फाइनल रिज़ल्ट आता है तो 2000 बच्चे पास करे थे, 1031 शायद पोस्ट की, 1000 लेने थे और 2000 पास करे थे। सबका होता है नाम उसमें PDF में, बस हर रोल नंबर के आगे उसकी वो लिखी होती है, मेरिट नंबर लिखा होता है कि ये कौन से नंबर पे, और उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लो कि आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। तो मैंने भी मेरा नाम सर्च करना, पापा मम्मी बगल में बैठे थे, मतलब नंबर सर्च करना शुरू किया और नंबर मिले और उसके आगे लिखा हुआ था 1029। ठीक है, तो मैंने कहा कि 1029वीं रैंक आई है और बिकॉज ऑफ मैं जनरल कास्ट में हूँ तो और टोटल पोस्ट थी 1031, तो मुझे पता था कि हालांकि भाई पास तो हो गई, 1031 में से 29 आई है तो पास तो हो गई, लेकिन जनरल कास्ट में हूँ, मैं लुढ़क जाऊँगी नीचे क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से जो मेरे से कम रैंक वाले भी हैं अदर कास्ट के SC ST OBC वुमन जो हैं वो मेरे से ऊपर आ जाएंगी और मुझे कोई पोस्ट नहीं मिल पाएगी। तो फाइनली हुआ यह है। आप सोच रहे होंगे कि मैं अब आप यूँ कहूँगी कि PDF में मेरा नाम मिला, सिलेक्शन हुआ। PDF में नंबर तो मिले हैं बट फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ।
पर इस बार मैं रोई नहीं। मतलब जो मेरा सपना था, बहुत सालों से सपना था, 2013 से लेकर 2021 आ गया, इतने साल जिसको मैंने दिए, 7-8 साल मान लो, वो मेरा पूरा नहीं हुआ, मैं आरएस नहीं बनी। लेकिन इस बार मैं रोई नहीं और मेरे पापा भी नहीं रोए, मेरी मम्मी भी नहीं रोई, कोई नहीं है। ऑब्वियसली दुख तो हुआ, लेकिन पापा ने बोला कोई नहीं बेटा, बढ़िया है, बढ़िया अचीवमेंट है, थोड़ा सा और पढ़ती तो हो जाता, ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ कि मैं इतने सालों के फेलियर के बाद में जो सपना था वो पूरा नहीं हुआ, फिर भी मैं नहीं रोई। मैं फेल हुई, फिर भी मेरी अखबारों में फ़ोटो छपी, आपने देखे होंगे, फिर भी हमारे नीम का थाना में पोस्टर्स में भी फ़ोटो छपी, बधाइयाँ भी मिली। कोचिंग्स में मुझे सेमिनार के लिए बुलाया गया, 1-2 जगह मैं गई भी, ज़्यादा जगह मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं आउट ऑफ उस टाइम जयपुर थी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिनके मेल मुझे आज भी पड़े हैं, मुझे मेरी जर्नी शेयर करने के लिए मुझे इनवाइट किया या फिर बोला कि आप एक वीडियो बना के दो। तो इस तरह से बहुत सारा, मतलब मैं फेल हुई लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ पाया। तो ऐसा मैंने क्या कर दिया था जो मैंने इतनी सारी चीज़ें अचीव करी, और फेल होने के बाद में भी क्यों मेरे पास में इतने सारे ऑप्शन आए और क्यों मैं उस दिन रोई नहीं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। 2018 से 21 के दौरान जब से मैंने अपनी लाइफ को सीरियसली लेना शुरू किया और बहुत ख़तरनाक तरीके से पढ़ाई करना शुरू की, तब से मैंने रीट की एग्ज़ाम पास करी, सीटेट की एग्ज़ाम पास करी, नेट की एग्ज़ाम पास करी, नेट जेआरएफ क्लियर किया, और इसके अलावा फाइनली राजस्थान सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम भी पास करी, और फाइनली मैंने जैसे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में ज्योग्राफी में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो स्कूल लेक्चरर की एग्ज़ाम भी मैंने पास करी। तो बहुत सारी एग्ज़ाम्स मैंने उस टाइम पास करी। और इसी दरमियान जब मैं मेंस दे चुकी थी और कोरोना आ चुका था और रिज़ल्ट नहीं आया था, तो निराशा के दौर में मैंने अपना एक चैनल बनाया और उस चैनल पे मैंने रीड की पढ़ाई करवाना शुरू किया। और जब मेरा आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में सिलेक्शन हुआ, तो मैंने अपनी जर्नी फेलियर से फर्स्ट ग्रेड तक, वो आप वीडियो में देख भी सकते हो, वो मैंने शेयर करी। इससे लोग मुझे जानने लगे। उसके बाद में मैंने अपने इंटरव्यू से लेकर सारी तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी, इंटरव्यू देने कैसे गई, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, सब कुछ शेयर किया। धीरे धीरे लोग मुझे जानने लगे। हालांकि क्यों आज भी मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, लेकिन मेरे वीडियोस जो हैं, जो मैं आपके साथ मेरे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, उनको 50-50 हज़ार लोग देख चुके हैं, और वो मेरे लिए बहुत 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 प्राउड की बात है। अगर एक लड़की या 2 लड़की, 3 लड़की या कोई एक लड़का भी मेरे से इंस्पायर होता है, तो मैं खुद को बहुत, मतलब प्राउड फील करती हूँ कि मैंने कुछ तो अच्छा किया है लाइफ में। और आप लोगों का प्यार भी है कि आज मुझे मेरी असफलता की कहानी सुनाने की हिम्मत आई कि यार हर जगह अपन सफल नहीं होते। जो सपना हम देखते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सपना हमारा पूरा हो, लेकिन अगर हम शिद्दत से मेहनत करते हैं तो हमारा कोई ना, मतलब हमारे साथ बुरा नहीं होगा, ये 100% श्योर है, क्योंकि हमारी मेहनत कहीं ना कहीं लिखी जाती है। फिर से मेरा वही डायलॉग है, और मेहनत भगवान कभी बकाया नहीं रखता, उसका सूद समेत हमें लौटाता है। और जैसे कि वो सिलेक्शन वाली चीज़ आपको बताई दी, तो एक तरफ मुझे बोलना आने लगा, मुझे पढ़ाने आने लगा, लाइफ में जो सेटिस्फिकेशन चाहिए था, मैं बच्चों के बीच जाने लगी। तो मुझे लगा यार सेटिस्फिकेशन जो मुझे चाहिए था वो मुझे यहाँ मिलता है। आप मेरे स्कूल वाले सारे वीडियोज़ से भी देख सकते हो कि मैं कितनी खुश रहती हूँ, मतलब बच्चों के बीच में जब रहती हूँ। तो इस तरह से मैंने जो लाइफ में पॉजिटिविटी वाला अप्रोच अपनाया, उसके बाद से मैंने लाइफ चेंज कर दी। और जो असफलता की इतनी लंबी मैंने जर्नी जो आपको बताई है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और आज मैं वैसी वाली एक कमज़ोर व्यक्तित्व वाली लड़की नहीं हूँ, आज मैं एक बहुत ही सुदृढ़ व्यक्तित्व वाली लड़की हूँ, क्योंकि इंसान अपनी सफलताओं से ज़्यादा असफलताओं से सीखता है। और जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप बहुत जल्दी सक्सेस पाए हुए इंसान से उतना नहीं सीख सकते जितना कि आप हारे हुए इंसान से सीख सकते हो, क्योंकि वो आपको बताता है कि चोट कहाँ लगती है और उसका असर कैसा होता है ना, वो आपको बता सकता है। तो इसलिए बस वही सब शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। बाकी यार लाइफ में अगर हम, मतलब ठीक है अभी भी मेरी आरएस वाली तमन्ना अधूरी है, लेकिन मैं उसके पीछे रोती रहूँ, जो मुझे मिला है भगवान ने जो दिया है उसके लिए थैंकफुल नहीं हूँ, तो फिर मैं मतलब कृतज्ञ हो जाऊँगी एक तरह से भगवान के प्रति। तो यार कि मतलब वो कहते हैं ना कि यार तमन्ना ख्वाहिशें होना भी तो ज़रूरी है। वो 2 लाइन्स हैं कि तमन्ना ने एक दिन ज़िंदगी की गोद में सर रख के पूछा कि मैं पूरी कब होंगी। तमन्ना ने एक दिन ज़िंदगी की गोद में सर रख के पूछा कि मैं पूरी कब होंगी, तो ज़िंदगी ने हंस के जवाब दिया कि अगर सारी तमन्नाएं पूरी हो गई तो फिर ज़िंदगी कैसी है। तो इसलिए ज़िंदगी में हमारे कुछ तमन्नाएं अधूरी रहना भी ज़रूरी है, और क्योंकि हम उन्हीं को पाने की इच्छा में जीते हैं।
और रही बात रिश्तेदारों की, और रही बात दुनिया की, रही बात और लोग जो हमारा भला नहीं चाहते, नेगेटिविटी देते रहते हैं उनकी, तो उनसे मतलब आप कुछ भी बन जाओ यार, मतलब लोग खुश नहीं हो सकते आपसे, आप सबको खुश नहीं कर सकते। ज़रूरी है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे खुश रहें, उनको शिकायत नहीं हो, जो आपके अपने हैं वो आपसे खुश रहें। क्योंकि अगर मतलब मान लो कि आप नौकरी लग गए और आपने कहा कि यार मेरा सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे, तो पहले तो कहेंगे मतलब लोग कि यार कच्चा सिलेक्शन हुआ होगा, अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई है, फाइनल लिस्ट आएगी तब पता चलेगा अभी काहे का सिलेक्शन है। और मान लो फाइनल लिस्ट भी आ गई और उसमें भी सिलेक्शन हो गया, तो कहेंगे कि हाँ, पैसे दे के लगी होगी, इतनी जल्दी ऐसे कहाँ इसका तो सिलेक्शन होने वाला था, पैसों में लगी होगी। और मान लो कि उनको ये भी विश्वास हो गया है कि यार नहीं, पैसे दे के भी नहीं लगी, पढ़ी थी ये, है ना, तब जाके सिलेक्शन हुआ है। तो फिर लास्ट में बोल देंगे कि 30,000 में क्या ही कर लेगी ज़िंदगी में, 30,000 ही तो मिलेंगे, उसमें क्या ही कर लेगी ज़िंदगी में। तो इस तरह की कहानियाँ, मतलब दुनिया सारी हमसे खुश नहीं हो सकती, हम सबको साथ लेके नहीं चल सकते। बस ये है कि मतलब हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं और अपनी ज़िंदगी को हम राइट डिसीजन में लेके चलें, क्योंकि निराशा, डिप्रेशन, स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हल नहीं है, ठीक है। हल है पॉजिटिविटी अप्रोच में, या तो मतलब कि खुद को मार डालो या फिर खुद को इस तरह से मारो कि मुझे अब मेरे पास है ही नहीं कुछ। जैसे मैं इंटरव्यू देने गई तो मैं सोच रही थी यार यहाँ पे अपने साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा ना तो क्या हो जाएगा, अपना तो मतलब नाम, मतलब वैसे भी सब सोच चुके हैं ना कि भाई पढ़ती नहीं है, डफर है, वो तो टैग पहले ही लग चुका है। तो इससे ज़्यादा क्या होगा, मतलब खोने के लिए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं ना, हम इतनी सारी एग्जामों में पहले से फेल हो चुके हैं, और क्या हो जाएगा, ठीक है। तो फेल ही तो हो जाएंगे यार, लेकिन बहुत कुछ सीख भी तो लिया इस जर्नी से। तो यार अपनी लाइफ स्टाइल को मतलब थोड़ा सा इस तरह से लेके चलो कि मुझे मेरी ज़िंदगी को सही डिसीजन में लेके चलना है। मैं जब आईने के सामने खड़ी हूँ तो मुझे खुद पे ऐसे होना चाहिए कि ज़िंदगी में मैंने ये गलती नहीं करी है, सही समय पे सही डिसीजन लिए है। और मैं आज एक राजपत्रित अधिकारी के रूप में जोग्राफी पद पे सेवा दे रही हूँ, स्कूल लेक्चरर हूँ, और इसके साथ ही बहुत सारी एग्ज़ाम्स पास भी करी हैं। और दुआ करती हूँ कि आगे अगर मेहनत करने का मौका मिला तो RAS भी बन जाएंगे, और नहीं भी बने तो भी ज़िंदगी से शिकायत नहीं रहेगी। क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक बहुत होलिस्टिक जो वो पर्सनालिटी है वो RAS ने मुझे बनाने में मदद करी है, इसी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। और अगर आप देखना चाहते हो कि फिर मैं जब RAS में फ़ेल होती रही तो उस दरमियान इतनी सारी एग्ज़ाम्स कैसे पास कर ली, अगर वो वाला वीडियो आप चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं वो वाला भी वीडियो बना दूँगी। और अदरवाइज आप मेरी जर्नी वाले वीडियो में वो सब देख भी सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी आवाज़ क्लियर नहीं है तो इतना नहीं समझ आएगा। अगर ये वीडियोस चाहते हो कि कैसे मैं फर्स्ट ग्रेड बन गई, कैसे नेट JRF और एंड ये सब पास कर लिया, तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के लिए ही इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स और सजेशंस जो हैं वो आप कमेंट के थ्रू कर सकते हो। बाकी बाय बाय।